Hello to all, class 11th. We are starting unit 5th. Rotational motion. Let's start this unit. First of all, इसमें हमारे पास रिजिड बॉडीज क्या होती हैं? What are the rigid body? Those bodies for which, जिनके लिए the shape and size is definite. जिन बॉडीज की शेप और साइज क्या होता है, डेफिनेट होता है, वो हमारी क्या कहलाती हैं? रिजिड बॉडी कहलाती हैं. अब रिजिड बॉडी कितने टाइप का मोशन करती हैं? टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. कौन कौन से टाइप ऑफ मोशन करती है रिजिड बॉडी, ये देखना है. नंबर 1, ट्रांसलेशन मोशन. ट्रांसलेशन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं इसको. ये क्या होता है? इन सच ए मोशन every particle of a body move with same velocity. हर एक पार्टिकल बॉडी का सेम वेलोसिटी से मूव करता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में विद v वेलोसिटी, तो इसका सेंटर भी, इसका ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, सब की वेलोसिटी कितनी है? v है. तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है. दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन. क्लियर है? सेकेंड हमारा रोटेशनल मोशन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इन दिस ए रिजिड बॉडी मूव इन सर्कुलर मोशन अराउंड ए एक्सिस. ये समझना आप. देखिए, एक पॉइंट के चारों ओर तो मोशन हो गया सर्कुलर मोशन. ये तो हो गया सर्कुलर मोशन, हमें इससे मतलब नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके सेकंड यूनिट में. कोई एक एक्सिस है एक्स वाई और उसके चारों ओर कोई बॉडी मूव कर रही हो. ठीक है, ये पार्टिकल P1 इसका, ये पार्टिकल P2 इसका, ऐसे चारों तरफ गोल गोल मूव कर रहा हो. ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे दरवाजा हमारी चौखट के चारों ओर मूव करता है, गोल गोल घूमता है, वैसा ही. ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके. मोशन ऑफ फैन है ना. पंखा क्या होता है हमारा? एक डंडी होती है, उसके नीचे एक ऐसे गोल गोल, ये हमारी पंखड़ी होती है. ये इस एक्सिस के चारों ओर ये पंखा गोल 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 घूमता रहता है. यानी किसी पॉइंट के चारों ओर ना होकर किसी एक्सिस के साथ, किसी रेखा, किसी लाइन के चारों ओर कोई बॉडी मूव करे, दैट विल बी कॉल्ड अवर रोटेशनल मोशन. ठीक है. मोशन ऑफ डोर. डोर अराउंड किसके? चौखट को क्या बोलते हैं? चौखट ही लिख देते हैं, अराउंड चौखट. ठीक है, क्लियर. और तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. कॉम्बिनेशन है भाई रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन का. कैसे होगा देखिएगा. मान लीजिए इस सरफेस पर कोई एक गोल गोल बॉडी लुढ़कती, रोल करती हुई आ रही है. ठीक है, एक तो है इसका सेंटर वाला पार्टिकल
पॉइंट P1, ठीक है। दूसरा है ये वाला पार्टिकल P2। अब सेंटर वाला पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में जाता है क्योंकि वो घूमता नहीं, वो अपनी जगह पे रहता है। ये वाला पार्टिकल गोल गोल घूमेगा, ऐसे घूमेगा गोल गोल इस पॉइंट के चारों। ऐसे ही यहां वाला पार्टिकल इस पॉइंट के चारों ओर गोल गोल घूमेगा, यहां वाला पार्टिकल इस पॉइंट के चारों ओर गोल गोल घूमेगा, यहां वाला पार्टिकल इस पॉइंट के चारों ओर गोल गोल घूमेगा। यानी सेंटर पे जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन यानी ट्रांसलेशन मोशन, और जो इसके चारों ओर पार्टिकल हैं वो गोल गोल घूमेंगे यानी वो रोटेशनल मोशन। इस पॉइंट या इस एक्सिस के चारों ओर गोल गोल घूम रहे हैं। यानी जब कोई सिलेंडर रोल डाउन होता है, व्हेन ए सिलेंडर, स्फीयर नहीं सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर ऐसा होगा आपके पास, ये सिलेंडर है आपका, एक तरह से सिलेंडर की एक्सिस है। जब गोल गोल घूमेगा तो सारे पार्टिकल क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है सिलेंडर का, तो ये गोल गोल घूम रहा है, तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इस एक्सिस के चारों ओर, देखना ये घूमेगा इस एक्सिस के चारों ओर, घूम रहा है इस एक्सिस के चारों ओर, है ना, सेंटर वाली एक्सिस के चारों ओर। सेंटर वाली एक्सिस पे जो पार्टिकल है जब ये लुढ़कता जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। सेंटर वाला पार्टिकल गोल गोल नहीं घूमेगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। व्हेन ए सिलेंडर रोल डाउन ऑन ए inclined surface, then this will be combination of rotational तो ये पार्टिकल P2, P3, P4, P5 कर रहे हैं, एंड ट्रांसलेशनल कौन से पार्टिकल कर रहा है, स्टेट सेंटर वाला पार्टिकल, वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है देखिएगा, इट इज द पॉइंट एट विच whole mass of a body is supposed to be concentrated। कि किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहां हम मानते हैं कि इसका पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, सारा मास इसका क्या है, कंसंट्रेटेड। यहां हम ये मानते हैं कि बॉडी का पूरा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड। याद कीजिए, आप मान लीजिए इसको बैलेंस करना चाहते हैं अपनी उंगली पर, ठीक है, तो ऐसे ही पॉइंट पर बैलेंस करेंगे ना, जहां पर क्या हो, इस तरफ का मास और इस तरफ का मास, दोनों मास बराबर हो, ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं कि भाई यहां पर इसका मास बैलेंस हो गया। मीन्स हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट पर इसका सारा मास कंसंट्रेटेड है, यहां हमने सपोर्ट दे दी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में खड़ा हो गया। ऐसे हर एक बॉडी का होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ऑल रेगुलर शेप बॉडी, जिनकी रेगुलर शेप है, हैव their center of mass at their geometric center। ज्योमेट्रिक सेंटर यानी जो उसकी शेप के हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये आपके स्क्वायर है तो इसका सेंटर ये है, यही इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। आपकी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंटर यहां है तो सेंट्रोइड पे सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। रेगुलर शेप बॉडीज का ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। बट इफ वी कंसीडर ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ले लिया,
हैज सेंटर ऑफ मास, COM का मतलब सेंटर ऑफ मास, लाइज एट 3/8 आर फ्रॉम सेंटर। हेमिस्फीयर का क्या होगा, ये मान लीजिए हेमिस्फीयर है, ये इसकी रेडियस हो गई r, ये भी रेडियस है r, ठीक है। तो जो कहाँ लाइज करेगा, 3/8 पर, वो पॉइंट पर 3/8 आर पर लाइज करेगा, ठीक है। इन्हें कौन, आइसक्रीम कौन, इन्हें कौन, सेंटर ऑफ मास लाइज एट 1/4h, कौन, यही तो होती है, ये बना दी उल्टी, उल्टी आइसक्रीम कौन बना दी हमने, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, हाइट h होगी, तो कहाँ लाइज करेगा, ये पॉइंट 1/4h सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्लियर। और जो रेगुलर शेप है, सिलेंडर, स्फीयर, रिंग, सर्कल, स्क्वायर, for all these center of mass lies at geometrical center, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन है, सिंगल बॉडी है हमारे पास। अब मान लीजिए जैसे मैंने इसको बैलेंस किया था, अभी किया था, याद है, सिंगल बॉडी है, किया था ना अभी बैलेंस हमने, इसको कैसे किया था करके ट्राई करें एक बार फिर से, अरे हो जाए यार, हो गया। अब हम इसको 2 बॉडी सिस्टम बना दें, मैंने यहां पर भी एक मास लटका दिया 5 किलो और यहां पर भी एक लटका दिया 5 किलो, तो दोनों 2 बॉडीज होगी, इधर 5 किलो इधर 5 किलो। अब बैलेंस कैसे होगा, बिल्कुल यहीं हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा, यहीं पकड़े रखो, सेंटर में। यहां मैंने 10 किलो लटका दिया, यहां मैंने 5 किलो लटका दिया। अब इसको ऐसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, यानी इस पॉइंट को जो सेंटर ऑफ मास है, या तो हमें इसको इधर खिसकाना पड़ेगा या इधर, वो देखेंगे किधर खिसकाना पड़ेगा इसको बैलेंस, ऐसे बैलेंस करने के लिए, है ना। यहां 15 किलो लटका दिया, यहां 2 किलो, फिर बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को दाएं बाएं। मान लीजिए ऐसे 2 बॉडीज हों आपके पास, उन 2 बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये है क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। चलिए करें इसको। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, चलिए करते हैं भाई। हमने मान लिया 2 पार्टिकल है हमारे पास, एक मास m2 एट r2, दूसरा मास m1 एट r1 एट पॉइंट A एट पॉइंट B, वही गैस, ठीक है। और दोनों को जोड़ने वाली लाइन ये है अपने पास। अब सेंटर ऑफ मास जाहिर है कहीं यहीं बीच में लगेगा इनके, यहां भाई, यहां भी डिपेंड करता है, मास बराबर है क्या है वो आगे देखेंगे। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है वो C पॉइंट पर है, कितनी डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस दूर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए xy, यानी हम x की वैल्यू निकल जाए, y की वैल्यू निकल जाए, तो हम पॉइंट लोकेट कर लेंगे कि यहां होगा भाई सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में, क्लियर है। यानी हमें x y की वैल्यू निकालनी है। चलिए, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, ठीक है, ऑफ मास m1 एंड m2 at point A and B. Let C is position of center of mass. C पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की। चले आगे, हमने मान लिया फिर OA इज इक्वल टू R1, OB वेक्टर इज इक्वल टू R2 एंड OC वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल R। हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। अब ग्रेविटेशन क्या कहता है, ग्रेविटेशन कहता है कि ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, है ना, ग्रेविटेशन कहता है ना। चलिए देखते हैं। F
F12 is equal to force on mass m1 ड्यू टू m2, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ऐसे ही 2 पर कौन लगाएगा, एक फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू m1। क्लियर है, बोलिए। एंड F1 and F2 are external force on M1 and M2। बाहर से हमने फोर्स लगाया F1 F2 को वहां फिक्स करने के लिए, तो लगाना पड़ेगा ना फोर्स, है ना, उठा के उसको लाए हैं, फोर्स लगाना पड़ेगा। देन टोटल फोर्स ऑन F1, फोर्स ऑन M1, M1 पर फोर्स ऑन F12 लगा है प्लस F1 लग गया। टोटल फोर्स ऑन M2, F21 लगा है प्लस F2 लग गया। क्लियर है। अब हमें पता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम को लिख दिया dp/dt। ठीक है, लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। करें आगे, चलिए। तो पहली के लिए 4m1 हम क्या लिख सकते हैं, 4m1 dp1/dt इज इक्वल टू F12 प्लस F1 लिख सकते हैं। 4m2 चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर, dp2/dt इज इक्वल टू F21 प्लस F2। ऐड कर दिया मैंने दोनों को। अब ये हमें पता है, न्यू ग्रेविटेशन लॉ कहता है F12 इज इक्वल टू F21। दोनों बॉडीज एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती हैं। यहां माइनस लगा दूं, ऑपोजिट का मतलब माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए। एडिंग वी गेट dp1/dt प्लस dp2/dt इज इक्वल टू F1 प्लस F2 टोटल फोर्स। d/dt कॉमन ले लेते हैं, इसका लिख देता हूं P1 प्लस P2, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल फोर्स आ गया तो F टोटल फोर्स। ठीक है, d/dt मोमेंटम m1 इंटू में v1, मोमेंटम m2 इंटू में v2 इज इक्वल टू F। मास तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेलोसिटी का। मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी, m1 कांस्टेंट हो गया। ठीक है, या इसको एक और काम कर लेते हैं, ये लीजिए, एक स्टेप खा गए हम बीच में। m1 इंटू में v1 को, v1 क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dr1/dt प्लस m2 वेलोसिटी dr2/dt इज इक्वल टू F। जैसे फोर्स होता है ना dp/dt, ऐसे वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी, एक बार डिफरेंशिएशन करो डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी। क्लियर है, बोलिए। यहां से F इज इक्वल टू m1 को तो मैं बाहर ले आता हूं, ले आऊं बाहर, या d/dt को बाहर ले आते हैं। ये d/dt बाहर ले आए, एक बार डिफरेंशिएशन पहले है, एक बार और कर दिया तो 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, d²/dt² हो गया। इनटू में अंदर बच गया m1r1 प्लस m2r2, m1r1 m2r2। यहां तक ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया m1 प्लस m2 से, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2 से, तो फोर्स आ गया F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 d²/dt² इंटू में m1r1 m2r2। ये तो डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है, बोलिए। चलें आगे। अब हमें फोर्स की वैल्यू पता है ma। क्या पता है, ma, F इज इक्वल टू ma। तो मास की जगह मास है, ये पूरा क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। ठीक है, कंपेयरिंग विद, ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू ma।
सेकेंड यूनिट में आता है किसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो कि एक्सेलरेशन आए। मास की जगह मास है m1 प्लस m2 टोटल मास हो गया। 2 बार डिफरेंशिएशन कर रखा है किसका m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 का। किसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो कि क्या आ जाए आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाए। तो 2 बार हमें डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए, सॉरी एक्सेलरेशन लाने के लिए। अगर हम इसको कंपेयर करें फिर से दिखेगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं फोर्स की जगह फोर्स है, टोटल मास की जगह टोटल मास है, ये क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन। यानी ये 2 बार डिफरेंशिएशन कर रखा है इस टर्म का और क्या आया हमारे पास एक्सेलरेशन आया। 2 बार डिफरेंशिएशन किस चीज का करें कि एक्सेलरेशन आए। 2 बार डिफरेंशिएशन करो डिस्प्लेसमेंट का, किसके साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्लियर है। यानी तो ये क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इंटू में m1 r1 प्लस m2 r2 m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। 2 बार डिस्प्लेसमेंट करे तो एक्सेलरेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करे तो एक्सेलरेशन आएगा। और ये किसका डिस्प्लेसमेंट या दूरी या डिस्टेंस होना चाहिए आर सेंटर ऑफ मास का। तो आर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या आ गए m1 r1 m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। यहां से हम क्या निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास की एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे फॉर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास x और y की वैल्यू निकालते ही हमें ये पता चल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अगर इसकी बजाय 2 पार्टिकल की बजाय मान लीजिए ऐसे हमारे पास n पार्टिकल, इफ देयर आर n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, तो r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश 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 प्लस mn rn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश 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 mn। तो हमारे पास r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू समेशन लिख देंगे इसको i इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि 1 से n तक वैल्यू है। ऊपर लिख दिया mi का स्क्वायर, सॉरी mi अपॉन में mi। ठीक है, क्लियर। i इज इक्वल टू 1 to n समेशन mi या और अच्छे से लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए i इज इक्वल टू 1 to n mi अपॉन में समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi। i की वैल्यू 1 से n तक रखिए, ये आ जाएगा ऊपर वाली टर्म। i की वैल्यू 1 से n तक रखिए, ये नीचे वाली टर्म आ जाएगी। दिस इज सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, इसमें पुट द वैल्यू एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब कुछ स्पेशल केस है हमारे पास, इसके सम स्पेशल केस देखते हैं। सम स्पेशल केस, इफ m1 is equal to m2 देन m1 और m2 क्या हो जाए बराबर हो जाए, देन r will be equal to r1 plus r2 by 2। कहां से आया, सेंटर ऑफ मास क्या है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। एज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, दोनों मास क्या हो गए बराबर हो गए आपके पास। तो r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 m2 की जगह m रख दूं, mr1 प्लस mr2 अपॉन में m प्लस m, 2m हो गया, यहां से m कॉमन आ गया, m से m कैंसिल,
यानी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2, यानी सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, आर सेंटर ऑफ मास विल बी एट मिड पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा अगर दोनों मास बराबर है तो, ठीक है। इफ m1 इज इक्वल ग्रेटर देन m2, इफ m1 ग्रेटर देन m2 हो जाएगा हमारे पास, तो सेंटर ऑफ मास जो भी बड़ी बॉडी है ना उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टू HEAVIER हेवियर बॉडी। तो दिस इज व्हाट वी हैव सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका कोई एग्जाम्पल भी निकालते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं सेंटर ऑफ मास का एक आधा क्वेश्चंस, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम और फिर इसका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कैसे आएगा, क्या कर किस लिए काम आएगा, आगे इस चैप्टर में बड़ा काम आने वाली चीज है क्रॉस प्रोडक्ट, उसको पढ़ेंगे, फिर आगे करेंगे इस चैप्टर को धीरे धीरे।